बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBISC बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन 2024। स्टूडेंट्स, आज हम 2015 का फर्स्ट पेपर करेंगे और साथ साथ जो है मैं आपको बताती जाऊँगी कौन से क्वेश्चंस एज़ इट इज़ रिपीट हुए हैं 2013 और 2014 के, जो हमने 4 पेपर्स कर लिए हैं उनमें से, और कौन से जो है वो स्लाइड चेंज के साथ आए हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1। अब ये देखें, ये पर्पल में मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन। इट मींस कि ये स्टोकियोइकोनोमेरिकल है और स्टोकियोइकोनोमेरिकल्स बहुत ही बार रिपीट हो चुके हैं, यानी ऑब्जेक्टिव में भी रिपीट होते हैं, सब्जेक्ट मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग में भी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पेपर मेंशन नहीं किया कि किस पेपर में आए हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी 4 पेपर्स डिटेल में कर चुके हैं, 2013 के 2 पेपर्स और 2014 के भी। तो उसमें स्टोकियो के न्यूमेरिकल्स बार बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 15 ग्राम ऑफ कॉपर टू क्लोराइड रिएक्ट विद 20 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट, हाउ मच सोडियम क्लोराइड कैन बी फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट्स, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन पेपर में, मतलब क्वेश्चन पेपर में गिवन है। ठीक है, ये देखें लिखी हुई है। अब बेसिकली हमने क्या करना है कि दोनों के जो हमें मैसेज दिए हुए हैं, ठीक है, उनके मोल्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और उन मोल्स की बारी बारी कंपैरिजन करेंगे जो है वो सोडियम क्लोराइड के साथ। तो जो सोडियम क्लोराइड के लेस नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और उससे हमें मोल्स ऑफ NaCl और मास ऑफ NaCl फाइंड आउट करना जो है वो इजी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कॉपर क्लोराइड। कॉपर टू क्लोराइड, इसका मास पहले हमने लिख लिया, फिर मोलर मास एंड देन मोल्स कैलकुलेट कर लिए। इसी तरह से सोडियम नाइट्रेट का भी मास, मोलर मास और उसके मोल्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कंपैरिजन की तरफ। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मोलर रेशियोज आर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देख सकते हैं कि 1 मोल कॉपर क्लोराइड का जो है वो 2 मोल्स बना रहा है। ठीक है, इसका कंपैरिजन 1:2 बनेगा और सोडियम नाइट्रेट का 2:2 बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कॉलम बना लेते हैं। तो 1:2 एंड 2:2 हमारे पास रेशियो आ गई है मोलर रेशियोज़। अगर मोलर रेशियोज़ में आपके पास यहाँ पर 1 आ जाता है तो फिर आप डायरेक्टली जो आपके मोल्स हैं कॉपर क्लोराइड के, वो आप फाइंड आउट कर लें कि उसके कितने कितने, यानी अगर हम मैं कहती हूँ कि 0.2 मोल्स जो है वो NaCl के कितने बनाएंगे, तो वो 0.2 × 2 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डबल हो जाएंगे। तो इसमें मैथमेटिकल स्टेप नहीं है। ठीक है, और अगर इसमें हम बात करें कि इसके 2 बनाएंगे, तो वही बात है कि इसके कितने मोल्स, इसके कितने मोल्स बनाएंगे, इक्वल मोल्स बनाएंगे। तो इसमें भी मैथमेटिकल स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो 0.11 मोल्स कॉपर क्लोराइड के कितने बनाएंगे, 2 × 0.11 मीन्स के 0.222 मोल्स बनाएंगे। और सोडियम नाइट्रेट के 0.235 मोल्स, इसके भी 0.235 मोल्स ही बनाएंगे। ठीक है, तो अब इनमें से लेस कौन से हैं? कॉपर क्लोराइड के मोल्स लेस हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे एक लाइन, एज कॉपर टू क्लोराइड इज प्रोड्यूसिंग लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, सो इट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमारे पास आगे हैं मोल्स, तो हम मोलर मास ऑफ NaCl कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद मास ऑफ NaCl प्रोड्यूस्ड किसके इक्वल होगा? मोल्स इनटू मोलर मास। तो 12.987 ग्राम्स जो है वो इसका आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन द फॉलोइंग: पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होर्न्स रूल एंड ऑफबॉ प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों के तीनों आ गए हैं। वैसे इसमें इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये हमने नोट किया है टीचर्स वगैरह ने, कि नाम कोई और ऊपर लिखा होता है, रूल नीचे बच्चे ने कोई और एक्सप्लेन कर दिया होता है। मीन्स कि उनको याद ही नहीं रहता कि कौन सा रूल क्या बता रहा है। ठीक है, नेम और है, नीचे रूल की स्टेटमेंट और हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको एक हिंट जो मैंने रखी हुई है, तो वो मैं आपको बता दूँ। जैसे आपको पता है ना कि APS के स्कूल्स होते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल्स के, तो आप APS की जगह APH याद कर लें, S की जगह H कर लें। ठीक है, एक ये हिंट हो गई। अच्छा, अब जब आपने APH याद कर लिया, तो APH में देखेंगे पहला ऑफबॉ प्रिंसिपल है, दूसरा पॉलीज एक्सक्लूजन है, और तीसरा होर्न्स रूल है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ऑफबॉ क्या कह रहा है, पॉलीज एक्सक्लूजन क्या कह रहा है और होर्न्स रूल क्या कह रहा है? तो उसकी भी एक हिंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इनको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो इस तरह से आपने स्टेयर्स बना लेनी है। जैसे ये 1S है और ये 2S है और ये 2P है। 2P में आपको पता है 3 होते हैं। ठीक है, 2Px, 2Py और 2Pz। ठीक है, ये तीनों इक्वल एनर्जी हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ हो गया, लेकिन ये सब इक्वल इन एनर्जी होते हैं। अच्छा, तो अब क्या है कि ये स्टेयर्स बन गई है ना, तो अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि सबसे पहले ऑफबॉ प्रिंसिपल था।
ठीक है। ऑब्बा प्रिंसिपल कहता है कि जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगे वो पहले फिल होंगे और जो हायर एनर्जी होंगे वो बाद में फिल होंगे, ठीक है, इस तरीके से। यानी 1s और 2s में से वो ये कह रहा है कि 1s लोअर एनर्जी है तो वो पहले फिल होगा और 2s हायर एनर्जी है तो वो बाद में फिल होगा, यही कहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पी आ जाता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हम इस स्टेप पे खड़े हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन कहता है कि अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके 4 क्वांटम नंबर्स जो हैं वो इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। यानी उनकी स्पिन चेंज होगी, मतलब उनके लिए n की वैल्यू सेम हो सकती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर भी सेम हो सकता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम हो सकता है, लेकिन उनकी स्पिन डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, एक को हमने क्लॉकवाइज शो की हुई है और एक को एंटी क्लॉकवाइज शो की हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो ये बताएगा कि 4 क्वांटम नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते, स्पिन डिफरेंट होगी, तो वो पॉलीज एक्सक्लूजन होगा, ठीक है। और लास्ट में हम इस तरफ मूव करेंगे कि अगर हमारे पास सेम एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट हैं, और हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हुंस रूल। हुंस रूल में देखें, ये हमने 2 पीस ड्रॉ किए हुए ना, ठीक है। उसमें हुंस रूल ये कहता है कि अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है जिनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पहले सिंगली फील्ड होंगे, ठीक है, विद सेम स्पिन, रादर देन यानी अगर यूं करके फिल होंगे, रादर देन ऑपोजिट स्पिन के साथ जो है वो डबली फिल्ड हो जाए, ठीक है। यानी 4 अगर फिल करने हैं तो वो इस तरह और इस तरह फिल नहीं होंगे, यानी एक जो है वो एम्प्टी रहे और 2 में इस तरह से हो जाए, ठीक है। बल्कि वो क्या होगा, सबसे पहले वो सेम स्पिन के साथ सिंगली फिल्ड होंगे और फिर अगर इलेक्ट्रॉन्स बच जाएगा तो वो डबली फिल्ड होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट हिंट दे दी है कि कैसे आपको पता चलेगा कि यूं करके यानी सबसे पहले ऑब्बा प्रिंसिपल है, फिर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है और फिर हुंस रूल है, ठीक है। ऑब्बा प्रिंसिपल ये सब क्या कहते हैं, इनकी स्टेटमेंट्स आगे हम इनको देखते रहते हैं, और फिर अटेम्पटेशन का भी आपने देख लेना है, ठीक है। इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सब शेल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज ऑफ सब शेल्स। जैसे जैसे इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ एनर्जीज होती जाती हैं उसी तरह वो फिल होते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, था आपने बहुत ज़्यादा ना ड्रॉ करें, लेकिन जैसे 1s का ड्रॉ कर लिया, फिर 2s का ड्रॉ कर लिया, 2p का ड्रॉ कर लिया, तो इस तरह से 3-4 जो है वो आप इस तरह से शो भी कर सकते हैं, ख़ुद से आप बना लें। तो इसको आप इस तरह से 1s 2s और 2p और 3s इस तरह करके आप सिंपल सा भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इट स्टेट्स दैट no 2 electrons in the same orbital can have the same set of 4 quantum numbers, ठीक है, सिंपल। thus 2 electrons in the same orbital should have opposite spin, यानी उन 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, तो उनका यानी n L और m तो इक्वल हो सकता है लेकिन स्पिन डिफरेंट होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर कह दिया thus 2 electrons in the same orbital will have should have opposite spin। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1s2 हमने एक ऑर्बिटल ले लिया है, ठीक है, 1s ऑर्बिटल ले लिया है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम देखते हैं कि n l m और s की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, ठीक है। ये हमने एक टेबल सा बना लिया। फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 1 है और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी n की वैल्यू 1 है, क्योंकि वो दोनों फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट हैं। l की वैल्यू भी दोनों की 0 है, क्योंकि स्फेरिकल शेप है s ऑर्बिटल की, ठीक है। और m की वैल्यू भी 0 है, और लेकिन स्पिन एक की पॉजिटिव +1/2 है, दूसरे की -1/2 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हुंस रूल। इट स्टेट्स दैट इफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी आर अवेलेबल then electrons will go in the separate orbitals with same spin rather than in same orbital with opposite spin, ठीक है। जैसे अगर p में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो आप उनको सेम स्पिन के साथ सेपरेट ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे, बल्कि ऐसे नहीं करेंगे कि आप सेम ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन के साथ उनको फिल कर दें, ठीक है। तो ये सिंपल सा हुंस रूल है। और इसके लिए आप नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे, एक करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और एक इनकरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। करेक्ट वाली में हमने p में तीनों जो है वो सिंगली फिल्ड किए हैं, और इनकरेक्ट वाली में हमने एक में डबली फिल कर दिया और एक में सिंगली, और एक जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। तो ये आपने विद एग्जाम्पल जो है वो तीनों रूल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। नोट, हुंस रूल कैन be used to predict the valency of the element because the number of unpaired electrons gives the valency of that element, ठीक है। और ये जो रूल है ये इक्वली एप्लीकेबल होता है टू हाइब्रिडाइज्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
अब देखें अगर हुंस रूल के अकॉर्डिंगली आपने फिल किए हुए इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन जो है वो 3 वैलेंसी शो कर रहा है, लेकिन इसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये 1 वैलेंसी शो कर रहा है, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, मीथेन, वाटर एंड अमोनिया आर AB4 मॉलिक्यूल्स बट दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज। अब स्टूडेंट्स ये इन्होंने बता तो दिया कि ये AB4 मॉलिक्यूल है, और पिछले ही पेपर में 2014 का जो सेकंड पेपर हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था। ठीक है, बेसिकली उसमें ये जैसे मीथेन है, वाटर है और अमोनिया है। ठीक है, इसकी जगह उन्होंने हमें और क्या क्या दे दिया था, मीथेन की जगह हमें NH4+ दे दिया था, और अमोनिया की जगह तो अमोनिया ही था, और वाटर की जगह जो है वो NH2 नेगेटिव था। ठीक है, तो ये पिछले वाले में से कम्प्लीटली जो है वो आप कह सकते हैं रिपीट हो गया है। सिंपल इसका पहला स्टेप जो है वो डिफरेंट होगा, जैसे कि मीथेन वाले में आप C6 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन जो प्लस है वो, वैसे नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक प्लस में उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो उसकी भी सेम ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे। ठीक है, तो सेम जैसे आपने NH4 का सारा सॉल्व किया, उसी तरह मीथेन का सॉल्व करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो अपनी अपनी ड्रॉ करेंगे। तो इसको यहाँ पर आप देख लें, मैं आपको क्विकली जो है वो बता देती हूँ कि ये इस तरीके से होगा, हालांकि ये ऑलरेडी पीछे सारा का सारा रिपीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, इफ 90 grams of glucose is dissolved in 255 grams of water, what will be the boiling point of resulting solution। अब देखें, अब हमने ग्लूकोज जो एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है उसको हमने वाटर में डाल दिया, तो इसका मतलब है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, एलिवेट कर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो है वो रिजल्टिंग सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, मींस कि T2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो T2 फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका मतलब है कि डेल्टा T चाहिए होगा। ठीक है, तो वो T2 माइनस T1 होता है, और T2 फाइंड आउट करना है तो हम डेल्टा T में T1 ऐड कर देंगे। तो जो आपके पास T1 है, T1 अगर आपको यहाँ पे गिवन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, वाटर है सॉल्वेंट, तो वाटर का तो आपको पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बेसिकली आपने डेल्टा T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट को समझ लिया करें कि आपको फाइंड क्या करना है ताकि आपको ईजी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अब सबसे पहले जो जो चीज़ें आपको गिवन है वो देख लें। मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है, मास ऑफ वाटर गिवन है, W2 W1, और इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 ही होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और सोल्यूशन का आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और KB की वैल्यू भी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, वरना आपने KB और KF की वैल्यूज़ जो चैप्टर 10 है उसके लिए आपने याद करनी है। ठीक है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू और मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की वैल्यूज़ जो है, डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यूज़ आपने याद करनी है। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट कर लिया 180। अब देखें आपके पास क्या है कि आपने ये फॉर्मूला लगाया डायरेक्टली जो कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट वाला था। ठीक है, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय M2 W1, सब वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास डेल्टा TB की वैल्यू आ गई 1.02, तो उसको आपने 100 में ऐड कर लिया तो आपके पास आंसर आ गया। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। बेसिकली क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो आपको इसमें करनी थी, जो एग्जामिनर जो है वो देखना चाह रहा था कि बच्चे को आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, वो बेसिकली क्या था कि ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स जो है वो गलत कर देते हैं, जहाँ W2 लिखना होता है वहाँ W1 लिख देते हैं, और इस वजह से उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा कि KB की वैल्यू जो है वो आप प्रॉपर जो है वो पुट करते हैं या नहीं। मोस्टली कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू दी होती हैं, लेकिन आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में KB की वैल्यू गिवन थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखें पर्पल कलर में लिखा हुआ है कि इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी जो है वो रिपीट हो चुका है 2014 के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 में। अब इस तरह के जो डिफ्यूजन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन के न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें देखें आपके पास बेसिकली क्या होता है, रेट होता है और मोलर मास। ठीक है, सॉरी इसको 2 लिखना था, और ये 2 डिवाइड बाय 1। तो बेसिकली आपके पास ये दो चीज़ें होनी चाहिए। तो कोई भी जो आपको गैस दी जाती है उसका मोलर मास आप खुद फाइंड आउट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, और दूसरी गैस का आपको फाइंड आउट करना होता है। तो बेसिकली आपको क्या चीज़ गिवन होनी चाहिए क्वेश्चन में, रेट गिवन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, या तो रेट गिवन होता है डायरेक्टली जैसा कि
2014 के फर्स्ट पेपर में डायरेक्टली रेट दिया हुआ था, ठीक है, यानी एक गैस दूसरी गैस से 4 टाइम्स फास्टर मूव कर रही है, तो हमने एक गैस का रेट लिख लिया था 1 और दूसरी गैस का रेट लिख लिया था 4, यानी उन्होंने डायरेक्ट रेट्स दिए हुए थे कि एक इतना मूव, एक जो है वो 4 टाइम्स फास्टर मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपको रेट नहीं दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। रेट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम और टाइम फॉर द डिफ्यूजन। तो वॉल्यूम भी दिया जा सकता है और वेलोसिटी भी दी जा सकती है। अगर आपको वेलोसिटी दी हुई है तो आप वेलोसिटी से टाइम को डिवाइड कर लें, और अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तो उससे टाइम को डिवाइड कर लें, तो आपके पास रेट आ जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में रेट खुद फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह लिखा था कि अननोन गैस को हम एक्स से शो करेंगे। टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 35 सेकंड्स दिया हुआ है, और टाइम ऑफ इफ्यूजन जो है वो अननोन गैस का TX 50 सेकंड्स दिया हुआ है, ठीक है। और मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन हमने कैलकुलेट कर लिया, 28 है, यानी 14 × 2, और मोलर मास ऑफ अननोन गैस हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसमें ना इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस बोला हुआ है, ठीक है। ये देखें क्वेश्चन में नोट करें, सेम वॉल्यूम ऑफ एन अननोन गैस, यानी बताया नहीं है कि नाइट्रोजन का हमने 10 cm³ लिया है, 20 लिया है, कितना लिया है, कहते हैं बस जितना भी हमने नाइट्रोजन का लिया है सेम हमने अननोन गैस का भी उतना ही वॉल्यूम लिया है, ठीक है। वॉल्यूम को आप जब दोनों गैसेस का सेम है तो उसको आप VCm³ शो करेंगे, ठीक है। बोथ गैसेस हैव सेम वॉल्यूम VCm³। रेट, अब रेट ऑफ एफ्यूजन नाइट्रोजन का फाइंड आउट करना है, तो R नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई, यानी वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। वॉल्यूम तो सिंपल आपको पता है कि वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो इसको हम जनरल V लिखेंगे, V डिवाइड बाई 35 सेकेंड्स, तो हमारे पास आ जाएगा 0.029 V पर सेकेंड, ठीक है। वॉल्यूम हमें नहीं पता वैल्यू, तो साथ ये V जो है वो साथ कांस्टेंट लगाते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह रेट ऑफ इफ्यूजन आप फाइंड आउट कर लें तो वो आपके पास आ जाएगा 0.02 V, ठीक है। दोनों के रेट्स आपने फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपने डायरेक्ट ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन का फॉर्मूला लगाना है, रेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ अननोन, और रेट ऑफ अननोन का मॉलिक्यूलर मास नंबरेटर पे होगा और नाइट्रोजन का डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। तो सब की वैल्यूज़ पुट कर लें, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। अब देखें ये जर्नल वी से वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो 0.029 को 0.02 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.45, और इस स्क्वायर रूट को, इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर भी ले लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर भी ले लेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, और mx जो है वो अननोन गैस का मोलर मास जो है वो 58.87 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एसिड्स का जो चैप्टर है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर 8 उसमें से आया है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो आप इक्वेशंस लिख नहीं सकेंगे, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की पहले आप उनको डिफाइन कर दें कि वो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स शो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ एसिड्स एंड बेसिस एंड दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एसिड बेसिस की तरह की होती हैं, और वो एसिड बेस का रिएक्शन भी शो करते हैं, और एसिड बेस में सॉल्युबल भी होते हैं, ठीक है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बोथ एसिड्स एंड बेसिस। तो इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम ट्राईऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो अब आपने ये इक्वेशंस याद करनी है, ठीक है, बैलेंस होनी चाहिए। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा और क्रोमियम ऑक्साइड जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सिंपल एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ वाटर और क्रोमियम नाइट्रेट और साथ वाटर बना देगा। तो बैलेंस आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो आपके पास एल्यूमिनेट्स और क्रोमेट्स बन जाएंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा, और क्रोमियम ऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके जो है वो पोटेशियम क्रोमेट बना देगा, ठीक है। तो अब इसको आप ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि AlO3 नहीं है, AlO2 है और CrO2 है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7,
अब ये स्टूडेंट्स चैप्टर 11 में से एंथैल्पी के क्वेश्चंस हैं, इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, और हैं भी बहुत इजी हैं। बस स्टूडेंट्स जो हैं वो ध्यान से नहीं करते तो इस वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं, वरना तो आप कह लें कि ये बिल्कुल जैसे कि 1 क्लास के बच्चों के आप क्वेश्चन कर लें, इतने ईजी हैं, जैसे 1 + 1 = 2, इस तरह के क्वेश्चन हैं, क्योंकि सब कुछ डाटा सामने गिवन है। बस आपने अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन के मुताबिक इक्वेशन को चेंज करना है और ऐड कर लेनी है हीट एनर्जी की वैल्यूज़। अब ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो पेपर में गिवन है, और कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द अबव रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो अब आपको ये 3 इक्वेशंस गिवन है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप पहले देख लें कि इन तीनों इक्वेशंस को पहले आप गिवन डाटा में ये 3 इक्वेशंस लिखने अपने जो आंसर शीट है उसके ऊपर, ठीक है, और उसके बाद आप रिक्वायर्ड की हेडिंग दे के ये इक्वेशन लिख लें, ठीक है। अब इन तीनों को आपने नाम दे दिया, ठीक है, 1, 2 और 3 इक्वेशन। अब आप सबसे पहले देख लेंगे आपने फर्स्ट इक्वेशन के साथ क्या चेंजेस करनी है, सेकंड के साथ क्या करनी है, थर्ड के साथ, ठीक है। सबसे पहले आप देखें कि आपके पास जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन को रिएक्टेंट्स में ही होना चाहिए। ये फर्स्ट में ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में है, इसका मतलब है ये रिवर्स नहीं होगी इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन रिवर्स नहीं होगी। अब ये रिवर्स नहीं होगी तो फिर सेकंड वाली में देखें कि सेकंड वाली में वाटर जो है वो लिक्विड से गैशियस में जा रहा है। अब ऊपर वाले में देखें कि यहाँ पर इक्वेशन जो है वो गैशियस में है, तो इट मीन्स कि आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन का जो गैशियस वाटर है वो सेकंड इक्वेशन की गैशियस वाटर के साथ कटना चाहिए। तो आप सेकंड इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे, ये गैशियस वाला इधर ले आएंगे ताकि ये गैशियस और ये वाला गैशियस आपस में कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो आप इसको रिवर्स करेंगे, तो आपने यहाँ पे पेंसिल से थोड़ा सा लिख दिया कि इस इक्वेशन को हमें रिवर्स करना है। अब ये जो गैशियस वाटर है और ये गैशियस वाटर है, ये इक्वल भी होने चाहिए, इनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखें फर्स्ट इक्वेशन में तो 1 मोल है और सेकंड में 2 है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए और आपस में कट ऑफ हो जाए। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, 2 इक्वेशंस का आपने देख लिया क्या करना है, फिर आप आ जाएं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन में देखें आपके पास रिक्वायर्ड HCl जो है वो रिएक्टेंट में होना चाहिए और यहाँ पे प्रोडक्ट में है। इसका मतलब है कि आपने इस इक्वेशन को रिवर्स करना है और HCl के मोल्स को बराबर करने के लिए इसको आपको 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब आपने पेंसिल से लिख लिया, तो अब आपने यही जो आपने लिखा हुआ है ना, यानी जो एक्शंस लिखे हुए हैं इनको आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। मींस के मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, एंड फिर सेकंड वाले के लिखेंगे कि सेकंड एक्शन क्या होगा, रिवर्स इक्वेशन नंबर 2 एंड आल्सो रिवर्स द साइन ऑफ द एनर्जी। और थर्ड वाले के लिए क्या लिखेंगे, रिवर्स द थर्ड इक्वेशन एंड आल्सो मल्टीप्लाई इट विद 2 एंड रिवर्स इट्स साइन भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये सारे काम आपने करने हैं। और अब जब हम ये काम करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद 2, रिवर्स इक्वेशन नंबर 2 एंड आल्सो रिवर्स द साइन, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 विद 2 एंड रिवर्स द इक्वेशन एंड आल्सो रिवर्स द साइन, तो इन तीनों को आपने ऐड कर देना है। तो अब ये देखें स्टूडेंट्स, जो एक्शंस आपने लिखे थे, एक्शंस परफॉर्म्ड, ठीक है, तो वो आपने परफॉर्म करने के बाद इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को आपने कहा था कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ इक्वेशन को 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना बल्कि इक्वेशन की एनर्जी को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और साइन वही रहेगा क्योंकि हमने इस इक्वेशन को रिवर्स नहीं किया। अब सेकंड इक्वेशन को हमने रिवर्स किया था तो उसका हमने -40 था तो उसको +40 कर दिया है, और थर्ड इक्वेशन को हमने रिवर्स भी किया है, ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, तो ये -185 था, ठीक है। तो ये देखें प्लस में हो गया और 185 का डबल जो है वो 370 किलो जूल्स हो गया, ठीक है। तो अब आप इसको ऐड कर लें। अब देखें ये 2 हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में, ये 2 हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में, ये आपस में कट ऑफ हो जाएंगे। स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया कि चैप्टर 11 की जो आप इक्वेशंस लिखेंगे, चाहे वो हेसेस लॉ से या बॉर्न-हार्विज साइकिल की हों, हेसेस लॉ की हों, या इस तरह से एंथैल्पी के क्वेश्चंस हो, इनकी फिजिकल स्टेट्स आपने मस्ट मेंशन करनी है, वरना आपके यानी जितने भी मार्क्स होंगे हाफ तकरीबन वैसे ही कट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने फिजिकल स्टेट्स नहीं लिखी। तो ये देखें गैशियस वाटर के साथ कट ऑफ हो जाएगा और फाइनल इक्वेशन आ जाएगी आपके पास और फाइनल एनर्जी। तो ये हमारे पास एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन आई है -160.9 किलो जूल्स, मीन्स के एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8,
व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, गिव इट्स टू एप्लीकेशंस। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है? इट स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैशियस मिक्सचर, यानी एक कंटेनर में आपने एक से ज़्यादा गैसेस डाली हुई हैं तो वो गैशियस मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। तो जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है बाय द गैशियस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच गैस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। देखें कितना ईजी है ये, और ये अक्सर पेपर में आता है। P total is equals to P of A plus P of B plus P of C, ठीक है। ये आपने इसकी फॉर्म शो कर दी, मैथमेटिकल फॉर्म। अब दो आपने इसकी एप्लीकेशंस बतानी है। कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर, यानी इसमें क्या होता है कि इफ़ द गैस इज इनसॉल्युबल इन वाटर देन इट इज़ यूजुअली जनरेटेड एंड कलेक्टेड ओवर वाटर। यानी अगर हमने कोई गैस बनानी है, जनरेट करनी है, उसे कलेक्ट करना है, तो अगर वो इनसॉल्युबल है वाटर में तो हम उसका जो रिएक्शन है वो इसी तरह से करते हैं कि वाटर मीडियम पर ही हम उसको जनरेट भी करते हैं और कलेक्ट भी करते हैं, क्योंकि वो बनती जा रही होगी और वाटर में इनसॉल्युबल है, ऑब्वियसली बात है। तो वो जो है वो हमारे पास कलेक्ट भी हो जाएगी, जनरेट होकर कलेक्ट हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि वाटर के कुछ वेपर्स उसके साथ ऐड अप हो जाते हैं, ठीक है। रिएक्शन तो शो नहीं करेगा लेकिन जो है वो उसके साथ थोड़े ऐड अप हो जाते हैं। तो अब क्या लिखेंगे हम इसमें? The Dalton's law is useful when the gas is collected over water and during this process vapors of the waters are mixed with the गैस के साथ मिक्स हो जाते हैं। अब गैस ड्राई नहीं रहती, वो वेट हो जाती है, ठीक है। और द टोटल प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर विल बी, यानी अब जो हमारे पास मिक्सचर है वो सिंपल खाली गैस नहीं है, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो सिर्फ गैस का प्रेशर नहीं है बल्कि वो वाटर वेपर्स भी हैं उसके अंदर। तो टोटल प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर विल बी P total is equals to pressure of the gas plus pressure of the, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर्स, ठीक है। तो अगर हमने सिंपल प्रेशर ऑफ द गैस फाइंड आउट करना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, तो हमें टोटल प्रेशर में से वाटर वेपर निकालना होगा, वाटर वेपर्स का प्रेशर निकालना होगा। तो वाटर वेपर के प्रेशर को हम एक्वस टेंशन कहते हैं। अगर उसको हम माइनस कर दें तो हम प्योर जो गैस है, ड्राई गैस, उसका वेपर प्रेशर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकेंड एप्लीकेशन, रिस्पिरेशन एट हायर एल्टीट्यूड। द रिस्पिरेशन प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंसेस इन पार्शियल प्रेशर्स, यानी हम जो सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के आउटसाइड, यानी आउटसाइड द बॉडी ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन इजीली एंटर होती है, और लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो हाई होता है और बाहर कम होता है, तो इजीली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ मूव करती है। तो ये बेसिकली दोनों का जो रिस्पिरेशन प्रोसेस है वो किस पर चल रहा है? डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस पर ये चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आउटसाइड द एयर इज 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, देन इन द लंग्स 116 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। एट हायर एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज लो, ठीक है। हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। इट मेक्स द ब्रीदिंग डिफिकल्ट फॉर पायलट्स इन अ नॉन प्रेशराइज्ड केबिन वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। यानी नॉर्मली हम जिस एयर में इजीली सांस ले सकते हैं वो 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, लेकिन अगर 159 से 150 भी अगर हो जाए ना तो भी पायलट्स को सांस लेने में मुश्किल होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? प्रेशराइज्ड केबिन यूज़ करेंगे ताकि उनको सांस लेने में ईजीनेस हो, ठीक है। तो ये सिंपल था हमारे पास जो है वो टू एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। फॉर दिस रीजन पायलट्स यूज प्रेशराइज्ड केबिन ड्यूरिंग फ्लाइंग। देन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पीएच ऑफ 1 dm क्यूब सोल्यूशन कंटेनिंग 0.240 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.180 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल उन्होंने लिखा तो नहीं है यहाँ पर कि ये बफर सोल्यूशन है और आप इसकी पीएच फाइंड आउट कर दें, लेकिन आपको पता है कि जब वीक एसिड को सॉल्ट ऑफ इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम एसिटेट में, एसिटिक एसिड को सोडियम एसिटेट में डालेंगे तो ये बफर सोल्यूशन ही बनाता है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन जो है 2013 फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट ऑलरेडी पीएच ऑफ द बफर सोल्यूशन जो है वो आ चुका है, तो आप इसको दोबारा करें। लेकिन यहाँ पर सिंपल एक चीज़ जो डिफरेंट करके दी है वो ये क्या है कि आपको मोल्स में डाटा दे दिया है, लेकिन आप जो है आपको मोलर कंसंट्रेशन में डाटा जो है वो पुट करना होता है, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन, तो मोलर कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है मोल्स पर डीएम क्यूब, ठीक है। तो अब आपको मोल्स दिए हुए हैं और वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो इन मोल्स को जब हम 1 dm क्यूब से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो वही आ जाएगा 0.240, लेकिन वो मोलर बन जाएगा, ठीक है।
तो अब हम इसको लिखते हैं, कंसंट्रेशन जो होती है वो मोल्स पर वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम 1 dm³ है, इसलिए इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या बन जाएंगी, एसिटिक एसिड की 0.240 मोलर बन जाएगा। अब हमने इसको मोलर लिख दिया, कैपिटल M मोलर है, मोलर का मतलब होता है मोल्स पर dm³, ठीक है। और इसी तरह सोडियम एसीटेट जो सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन 0.180 मोलर बन जाती है, ठीक है। अब आपके पास मोलर कंसंट्रेशंस आ गई हैं। अब आप इसको जो है वो पुट कर सकते हैं कि ए की वैल्यू पेपर में गिवन होती है क्वेश्चन में, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। तो पीएच ऑफ द बफर सोल्यूशन का ये फॉर्मूला है pKa प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। तो अब आप इसमें pKa क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka प्लस सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये लिख देंगे और इसको फिर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 4.620 जो है वो pH आ जाएगी। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस तरीके से, और देखें हीट जितनी रिलीज हो रही है 1 मोल ऑफ वाटर बनाने में वो है -57.68 किलो जूल्स पर मोल। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है कि इन अ कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर 100 cm³ ऑफ 1 मोलर HCl एंड 100 cm³ ऑफ 1 मोलर NaOH, ये दोनों ले लिए हैं, उस कप में मिक्स किए हैं, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर था 24.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको पता है ना हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर भी राइज करेगा। तो यही पूछा इन्होंने कि व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, यानी T2 बताएं ऑफ द मिक्सचर। अज्यूम दैट द डेंसिटी ऑफ बोथ सोल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर जो है वो भी गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है स्टूडेंट्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको पहले आप डाटा को अंडरस्टैंड कर लिया करें ताकि आपको जो पता हो कि बेसिकली डाटा गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले तो आपको फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। फाइनल टेम्परेचर आता कैसे है, डेल्टा टी से, यानी टेम्परेचर राइज करेगा ना, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, टेम्परेचर राइज करेगा तो फाइनल जो टेम्परेचर जो होगा वो T2 होगा और वो हायर होगा। तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, और T2 अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आपने डेल्टा टी में T1 ऐड करना होगा, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है हमारे पास कि इनिशियल टेम्परेचर तो आपको दिया हुआ है, ठीक है, डाटा में दिया हुआ है। तो डेल्टा टी आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डेल्टा टी कहाँ से फाइंड आउट होगा, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा टी इक्वेशन से फाइंड आउट होगा, ठीक है। इस इक्वेशन को आप ज़रा डेल्टा टी के लिए अरेंज करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। Q को आप डिवाइड करेंगे M इंटू C से, ठीक है। तो अब C भी आपके पास जो है वो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो दी हुई है। तो बेसिकली आपको क्या नहीं दिया, Q नहीं दिया, हीट जो रिलीज हो रही है, और साथ आपको मास ऑफ द सोल्यूशन भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ, तो उससे हमने फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली आपने Q और M फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आप स्टार्ट करते हैं Q सॉल्व करने से, ठीक है। सबसे पहले आप देखें आपको गिवन क्या है, आपको बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द इक्वेशन में गिवन है कि मोलैरिटी इनकी HCl की मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने सिंपल लिख दिया कि मोलैरिटी ऑफ HCl 1 मोलर है और वॉल्यूम 100 cm³ है, और इसको हमने dm³ में कन्वर्ट कर दिया। सेम इसी तरीके से आपने NaOH की मोलैरिटी गिवन थी, वॉल्यूम 100 cm³ था और उसको अभी हमने dm³ में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आपको पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन dm³। अब आपको मोलैरिटी भी गिवन है, वॉल्यूम इन dm³ भी गिवन है, तो इट मीन्स कि आप इस डाटा से मोल्स ऑफ HCl और मोल्स ऑफ NaOH फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोल्स ऑफ NaOH फाइंड आउट कर लें मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके, और HCl भी इसी तरीके से फाइंड आउट कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और NaCl और वाटर बना रहा है। तो अगर इसके 0.1 मोल इसके 0.1 मोल से रिएक्ट करेंगे तो वाटर के भी कितने बनेंगे, 0.1 मोल जो है वो बनेंगे। तो ये जो हमें डाटा में एनर्जी दी हुई थी -57, तो वो 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो रिलीज करने के लिए दी हुई है। तो 0.1 की हम खुद फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यानी ये देखें इक्वेशन पीछे, मीन्स कि यहाँ पर इक्वेशन तो आपको बता रही है ना कि अगर ये 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है और वाटर भी 1 मोलर बन रहा है, ठीक है। तो 1 मोलर के लिए 1 मोल वाटर बनने के लिए एनर्जी ये है। तो अब हमने जो मोल्स कैलकुलेट किए हैं HCl के और NaOH के, और उससे हमें पता चलता है कि अगर इन दोनों के 0.1 मोल हैं तो वाटर भी 0.1 बनेगा। तो हम इस एनर्जी को 0.1 को -57.68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हीट मतलब Q की वैल्यू आ जाएगी, जो कि
100 cm³ HCl और 100 cm³ NaOH डालने से हीट रिलीज हुई है वो हमारे पास आ जाएगी। तो अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर रिलीजेज 57.68 किलो जूल एनर्जी, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ 0.1 मोलर कितना रिलीज करेगा 5.768 किलो जूल्स, ठीक है, और अगर आप इसको किलो को हटा देते हैं तो ये सिंपल जूल्स में 5768 जूल्स हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसको हमने आगे फर्दर जो है वो इक्वेशन में पुट करना है, तो नेगेटिव साइन सिर्फ यही शो कर रहा है कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो मींस कि हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 0.1 मोल ऑफ वाटर रिलीजेज हीट, इतनी रिलीज कर रहा है हीट, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू फाइंड आउट हो गया। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ द सोल्यूशन। तो पहले आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, HCl का वॉल्यूम, NaOH का वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम आपने कैलकुलेट कर लिया 200 cm³। अब डेंसिटी दी हुई है आपको 1 ग्राम पर ml। तो जो ml है और cm³ जो है वो सेम है, इक्वल है आपस में, ठीक है, यानी मिलीलीटर इज इक्वल्स टू cm³। तो ये स्टूडेंट्स से बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ml में लिख दिया 1 ग्राम पर ml इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर cm³। तो अब आप इसको डेंसिटी और वॉल्यूम को आपस में मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर फाइंड आउट कर सकते हैं 200 ग्राम्स। तो अब हमारे पास देखें डेल्टा टी फाइंड आउट करने के लिए जो हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर है वो भी दी हुई है और Q की वैल्यू भी आ गई है, मास भी आ गया है, और तो हम इसको Q इक्वल्स टू MC डेल T में जो है वो पुट करेंगे और डेल्टा T की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो कि हमारे पास आ गई है 6.899 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर पुट करते माइनस तो ये पूरी वैल्यू माइनस आ जाती और इससे फिर जो है वो हमारे पास करेक्ट जो है वो आंसर T का फाइंड आउट नहीं हो सकता था, ठीक है। इसलिए हमने इसको सिंपल हीट की फॉर्म में ही लिखा है, साथ नेगेटिव साइन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो शो नहीं किया। T2 कैसे फाइंड आउट होगा, जो भी डेल्टा T है हमारे पास उसमें हम इनिशियल टेम्परेचर डाल देंगे, ठीक है, तो हमारे पास 31.499 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सा था, सिंपल सा था, बस आपने जो है प्रैक्टिस 1-2 दफ़ा कर लेनी है क्योंकि ये जो SLO बेस्ड करने के लिए ये थोड़ा सा इसका डाटा इस तरह से चेंज करते हैं। होता यही है क्वेश्चन सिंपल, यहाँ पे जहाँ पे 100 cm³ है वहाँ पे 200 लगा देंगे या फिर एक को 100 कर देंगे और एक को 150 cm³ कर देंगे, कुछ इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो उस लिहाज से फिर आपने जो है वो अपनी कैलकुलेशन जो है वो चेंज करते जाना है, लेकिन स्टेप्स यही होंगे, ये इन्हीं को आपने परफॉर्म करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 2015 के फर्स्ट पेपर के पहले 10 क्वेश्चन जो है वो बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं सेक्शन बी के। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट जो है 11 से 19 तक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।